ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्रोत और प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत होता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप और हम अलग से प्रस्तुत करते रहे। साथ ही साथ ऐसे लोग जो हिंदी में पूर्णतः असहज थे, उनके अनुरोध पर अंग्रेजी का जो अंतिम अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, उसका अंग्रेजी रूपांतर हम अलग से पोस्ट कर रहे हैं। यह सुझाव के अनुरूप ही है, क्योंकि बहुत से सुझाव आए थे कि अंक ज्योतिष इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, सीखना बहुत आसान है। तो सीखने के उद्देश्य से भी और उसका उपयोग लाने के उद्देश्य से इसकी प्रस्तुति जरूर। तो वैसा हमने आरंभ किया है और यह चल रहा है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग हमारे आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम होता है, किंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबके आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए, पंचांग की महत्ता को देखते हुए आइए पंचांग का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़, साथ ही साथ साझा करें मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार कर सकें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, ताकि उनका जीवन सुखमय हो। और इनके इस प्रयास में हम सब एक सपोर्ट भूमिका, ये या कहें कि हम एक माध्यम बन रहे हैं उनके इस शुभ काम शुभ काम को करने के लिए। तो आज का पंचांग 5 भागों में जो है, वह पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है। पंचांग और मुहूर्त लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, जो कि आपको डेली पोस्ट होता है, आप जरूर उसको देखें। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, या इसे तारा बलम कहते हैं, जो कि 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। याद रखें, जन्म राशि आज चंद्रमा जिसमें आपके जन्म कुंडली में होते हैं, वही जन्म राशि हुआ कर, गोचर का नहीं। केवल आप देखें, चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में जिस राशि में है, वही आपकी जन्म राशि, और वहीं से आप गणना आरंभ करेंगे। तो चलते हैं चौथे भाग में। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है, जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है किसी भी शुभ काम को करने के लिए। पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो ये हमारे 5वें भाग की प्रस्तुति। तो चलिए बारी बारी से चलते हैं अपनी प्रस्तुति पर। पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 18 जुलाई 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:09 पर, सूर्यास्त 6:42। सनराइज एट 5:09 AM, सनसेट एट 6:42। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। आज का तिथि पंचांग के 5 अंक को देखते हैं। वार शुक्रवार, तिथि संध्या 5:01 तक अष्टमी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, और उसके बाद नवमी
जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:14 तक अश्विनी, तत्पश्चात भरणी। योग प्रातः 6:48 तक सुकर्मा, उसके बाद कल भोर में 3:56 तक धृति, और तत्पश्चात सूर्य। करण प्रातः 6:07 तक बालव, अपराह्न 5:01 तक कौलव, और देर रात्रि 3:53 तक तैतिल, तत्पश्चात भव। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को याद कर देखते हैं कि भोलेनाथ का आज वास कब। तो भोलेनाथ जब तक अष्टमी तिथि है तब तक गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुबह, उसके बाद वे सभा स्थल पर जाते हैं, जो कि सुबह। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:23 तक। अमृत काल रात्रि 7:27 से 8:57 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज सूर्योदय से रात्रि देर रात्रि 2:14 तक। विजय मुहूर्त विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 तक। गोधूली विरह संध्या 6:41 से 7:02 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 16:17। राहु काल अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:14 से 11:56 तक। राहु काल के शुभता को देखते हुए, के प्रभाव को देखते हुए, हमने YouTube पर एक अलग वीडियो डाला है, राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर। इस उद्देश्य से कि आप जो भी साप्ताहिक कैलेंडर बनाएं अपने कार्यक्रम का, उसमें राहु काल को जो ये देख लें कि कहीं वो राहु काल के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऐसे में आपके कार्य में सिद्धि में अब जो अशुभता की संभावना ज्यादा है, और शुभता की संभावना अशुभता की संभावना ज्यादा है, शुभता की संभावना कम है। इसलिए राहु काल को अलग हटकर को निकाल कर अपना कोई कार्यक्रम बनाए, शुभता सुनिश्चित करें। गुलिक काल प्रातः 6:51 से 8:32 तक। यमगन 3:19 से 5:00 तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि 10:28 से 11:58 तक। और गंडमुहूर्त प्रातः 5:09 से रात्रि के 2:14, जो अवधि सर्वार्थ सिद्धि के लिए ही है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं। तो चंद्रदेव मेष राशि में आ चुके हैं, इसलिए मंगल राशि की राशि में जो एक भी ग्रह नहीं थे, एक ग्रह आ गए। और इस प्रकार यदि कहे आज के दिन में, तो सभी ग्रहों की राशियों में कम से कम एक एक ग्रह है। सूर्य देव और चंद्रदेव के राशि में दो दो ग्रह। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी ही राशि चंद्रमा में अपनी ही राशि शुक्र देव गमन कर। ग्रहों के शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखें, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, जो कि शनिदेव और बुध देव। बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है, इसलिए उनके जो आपस में फल होंगे वह बृहस्पति और राहु का फल कुछ आपस में समता लिए हो। केतु और मंगल स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं।
सॉरी, केतु के नक्षत्र में ग्रह आ चुके हैं, मंगल के नक्षत्र में ग्रह नहीं। इसलिए बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। और इस तरह से हम आज कह सकते हैं कि मंगल मंगल एक स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। साथ ही साथ तो अब आपको हम ले चलते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति। तो ग्रहों के गोचर की स्थिति इस प्रकार है। जो 26 जुलाई को शुक्रदेव तथा 28 जुलाई को मंगल देव राशि परिवर्तन करेगा। कल से बुध देव अस्त हो रहे हैं, शनि देव वक्री हो चुके हैं, और बुध देव आज से वक्री होंगे। आज से 11 अगस्त तक वे वक्री रहेंगे। 10 बजकर 13 मिनट आज दिन से वे वक्री होने को। तो ये रहा हमारा ग्रह गोचर की तालिका, जो कि जुलाई 2025 मार्च का। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा फल होगा यह दिखाता है। यह ताराबल के अनुसार है, और साथ ही साथ यह ताराबल जो चंद्रमा के गोचर और चंद्रमा की कुंडली पर आधारित है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में है और चंद्रमा आज गोचर किस नक्षत्र में कर। यह पद्धति नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित। नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। चंद्रमा के गोचर को आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। नव तारा चक्र को हम जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जातक, क्योंकि जब हम नव तारा चक्र पद्धति से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस दशा महादशा का फल अच्छा होगा, किस का बुरा होगा, और यह हमें मानसिक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि हम शुभ कार्यों को शुभ काल में कर लेते हैं, और अशुभ काल में कोई अगर जो अशुभ अवधि है दशा का महादशा का, उस समय अगर कोई हमें चुनौती आने वाली है तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं, जो हमें मानसिक रूप से मजबूत करता है। ग्रहों में जन्म कुंडली में ग्रह भी अगर बैठे हैं बहुत अच्छे भाव में, तो हमें यह ऐसी ऐसे मन में आ सकते हैं, ऐसा विचार आ सकता है कि यह ग्रह काफी मजबूत स्थिति में है। किंतु जब तक यदि जन्म कुंडली में जब तक नव तारा चक्र पद्धति में वह अगर मजबूत स्थिति में नहीं है तो फिर वह नहीं है। हमारे जीवन में बहुत जन्म के बाद बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं, जीवन को फिर छोड़ के जाते हैं। इसके संबंध में नव तारा चक्र पद्धति सटीक उदाहरण, क्योंकि हम इससे ये जान सकते हैं कि हमारा किसके साथ कैसा रिश्ता निभने वाला है, और किसके साथ अच्छा होने वाला है, किसके साथ बुरा होने वाला है। कौन हमारे लिए बाधक है, किसके लिए हम बाधक है, कौन हमारे लिए प्रत्यय है, हम उसके लिए प्रत्यय है, कौन विपद का कारक है, कौन और किसके विपद के कारक हैं। ये सब हम अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक ज्योतिष कहते हैं नव तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम देख सकते। तो चलिए देखते हैं नव तारा चक्र पद्धति आखिर है क्या। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है अपनी प्रस्तुति में। नव तारा चक्र पद्धति की सटीकता को देखते हुए हमने YouTube पर एक अलग पोस्ट डाला है, नव तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। साथ ही साथ आपके सुझाव के अनुसार उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने डाला है।
उसमें नौ तारा चक्र पद्धति पर, चूंकि हम जानते हैं कि भगवान राम, माँ सीता और जानकी के संबंध कैसे थे, हमने उस पर भी एक कुंडली रखी है। और तो यह बताने का कोशिश किया है कि यह कितना सटीक बैठता है भगवान राम के संदर्भ में। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, कोई भी ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते हैं। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार ग्रहों नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। सभी नक्षत्रों को तीन तीन समूहों में रखा गया। पहला से नौवां तक एक समूह में, 10वां से 18वां तक दूसरे समूह में, 19वां से 27वां तक तीसरे समूह। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। यानी पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चंद्रमा, अगला पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इसी क्रम में रखा गया। अब ग्रहों को जोड़ने के क्रम में जब पहला जो हर श्रेणी में से, यानी एक से नौ तक में पहला नक्षत्र, 10 से 18 तक में 10वां नक्षत्र, और 19वां 27वां तक में 19वां, यानी हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए उनका स्वामित्व पहला ग्रह केतुदेव को मिला। और इस क्रम से इन्हें नक्षत्रों को का स्वामित्व दिया गया। दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र के स्वामी यानी भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ के स्वामी शुक्रदेव ने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती हुए, उनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और इस प्रकार नक्षत्रों को उसका स्वामित्व विभिन्न ग्रहों को दिया गया। यह सारणी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कृपया इसे नोट कर लें तो आपके लिए बेहतर हो। अब फलित कैसे करते हैं? फलित करते समय यह सुनिश्चित हम देखते हैं कि ग्रह जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उनके नक्षत्र के स्वामी कौन बन रहे हैं, कौन से ग्रह बन रहे हैं। याद रखिए, गणना वहीं से आरंभ हो। और पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, पीड़ादायक भी हो सकता है और अशुभकारी भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। किंतु वहां से गणना आरंभ जब करते हैं तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी होते हैं। और इनके अशुभता की मात्रा जैसे जैसे एक नंबर से क्रम संख्या बढ़ता है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, पीड़ा की इंटेंसिटी, मात्रा बढ़ती जाती है। और इसलिए कहा गया है कि सातवां जो ग्रह होता है वह अति पीड़ादायक होता है। वह एक तरह से हमें पुनर्जन्म कराता है, हमें इस तरह का आभास कराता है, यहाँ तक कि निधन तक भी इसी नक्षत्र में हुआ करता है। तो आप यह ध्यान दें कि आपके लिए कौन सा शुभकारी है ग्रह, कौन सा शुभकारी ग्रह है। और जब आप शुभकारी ग्रह कोई भी जातक जान जाता है कि हमारे लिए ये ग्रह शुभकारी है, तो उनके दशा महादशा का फल शुभकारी होगा। कुंडली में बैठे ग्रह शुभकारी होंगे अगर शुभ स्थिति में यहाँ पर है नवतार चक्र पद्धति में, और नहीं तो नहीं है। और इसी प्रकार यदि वो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र के अंतर्गत कोई ग्रह आ जाता है, चाहे जन्म कुंडली में चाहे हमारी दशा महादशा में, तो पीड़ा देगा, जिसके लिए हम मानसिक रूप से हमें तैयार होना पड़ता है। तो चलिए इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपको दिखाते हैं कि आज का जो तारा बल चंद्रमा पर है उसकी गोचर की स्थिति कैसी। चंद्रमा आज अश्विनी राशि में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद वे भरणी नक्षत्र में जाएंगे। इस प्रकार दो नक्षत्रों में चंद्रमा आज भ्रमण करेंगे। 2:14 तक वे अश्विनी में है, उसके बाद 2
14 मिनट रात तक के बाद भरणी नक्षत्र। एरो से दिखाया गया है कि अगर किसी जातक का जन्म भरणी नक्षत्र या पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो जब भरणी नक्षत्र में जाएंगे उस समय वो जन्म नक्षत्र में रहेंगे और उसमें जन्म नक्षत्र वाली पीड़ा जातक को मिल सकती है। वहीं अगर हम पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में जाते हैं तो 6 प्रत्यय हमें प्राप्त होते हैं। 6 शुभ है, प्रत्यय खराब है, इसलिए जो अवधि है 2:14 तक वह उनके लिए शुभ होगा, उसके बाद अशुभता रहेगी। तो इस प्रकार से हम 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार कॉलम और रो को मिलाकर हम देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहे। अब जो है, अगर किसी का व्यक्ति का कोई काम करने हैं और उसका जो अशुभ ग्रह की स्थिति है वह उसे रोक रही है काम करने से, क्योंकि जन्म, नैथन, प्रत्यय और विपद ये सभी आते हैं तो समस्या आती है। तो यदि वैसा कोई समस्या आ रही है, इसलिए वैसी स्थिति में उपाय के तौर पर सजेशन लोगों ने पूछा था, जो हम पुष्टि नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सहयोग के लिए ये हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्म में उपाय क्या करना है, जो लोगों का स्त्री लोगों का मांगना था। अगर जन्म में आज काम आपका तारा पड़ रहा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में पड़ रहा है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय पड़ रहा है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो प्याज को त्यागे, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है, मजबूरी, बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। लेकिन यह बताते चले कि यह जो उपाय है वह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लें। आप अपने कुंडली के अनुसार आप 9 तारा, बल्कि आज जो है, जो समय है, जो आपकी अवधि है, उस वक्त जो महत्वपूर्ण कार्य है, बेसिकली अगर आपका जन्म तारा जो नक्षत्र है जन्म में, विपद में, प्रत्यय और नगन में है, इसको त्याग, क्योंकि यह उपाय में रिस्क काफी है। आप कह भी सकते कि हमने ये उपाय किया, हुआ नहीं, क्योंकि इस उपाय का परिहार अभी तक नहीं मिला। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं फिर तीसरे भाग की प्रस्तुति में। तीसरा भाग का प्रस्तुति ग्रहों के गोचर से स्थित है, संबंधित है, ग्रहों के राशि संबंधित गोचर से है, यानी चंद्रदेव किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रदेव का अपनी राशि कहाँ है। तो चंद्रदेव मेष राशि में आज गोचर कर रहे हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वहां से उसको देखते हैं। तो मेष से चंद्र बलम कहते हैं। मेष राशि में जन्मे जातक मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में जाने वाले जातक के में जन्मे जातक के लिए दिन शुभता के संकेत आ रहे हैं। और शेष राशि वाले सावधान रहें, क्योंकि अशुभता हो सकती। और चूंकि आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम यही विराम देते हैं इस प्रस्तुति को। अगला हमारा चौथा जो भाग है वह चौघड़िया ज्योतिष मुहूर्त पर है। चौघड़िया मुहूर्त सुबह और शुभ समय दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। यह किसी भी शुभ काम को करने के लिए किया जाता है, किसी चाहे वो पूजा पाठ हो या विवाह आदि कार्यक्रम हो या कोई भी हम नया काम करने जा रहे हैं, तो इस मुहूर्त को देखते हैं। यह मुहूर्त बहुत ही उपयोगी और कारगर होता है, इसलिए इसके मद्देनजर हमने, और चूंकि चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो रखा है। आप उसे संदर्भित जरूर करें। आपको ज्यादा समय पर बिताना पड़ेगा जो कि समझ में हो सकता नहीं है। आप उस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं दिन में, 8 चौघड़िया रात में, और 7 दिन तो 7 ही साप्ताहिक दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। तो जो आदि का चौघड़िया है वही अंत का चौघड़िया होता है।
और हम जानते हैं कि साप्ताहिक सभी चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंधित हो गए, और 70 सप्ताह के दिनों से संबंधित जब हो गए तो इनके स्वामी भी कोई न कोई ग्रह होते हैं, और ये ग्रह किसी भी इन ग्रह ये ग्रह कोई न कोई कार्य करने के लिए अधिकृत होते हैं। तो इसलिए जो चौघड़िया है वह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होता है, तो इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। हाँ, यदि चौघड़िया, दिन का चौघड़िया जो है वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। यदि ऐसा है तो उसे कि उस मुहूर्त को त्याग और तब फिर कार्य करो, तब आपके कार्य में शुभता ज्यादा होगी। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया और काल चौघड़िया दोनों जो है सो अतिव्याप्त है, और यह तीन अशुभ स्थितियों से, अमृत चौघड़िया और काल चौघड़िया तीन वस्तु स्थिति से, वो तीन अशुभता से अधिव्याप्त है। वार वेला से अमृत चौघड़िया व्याप्त है, और राहु काल तथा काल वेला से काल चौघड़िया व्याप्त। काल रात्रि, रात्रि 9:19 से 10:37। ये रहे हमारे पंचांग के, दैनिक पंचांग के चौथे भाग की प्रस्तुति। जो अशुभ स्थिति है उसको त्यागें और शुभ स्थिति को जो है सो अपनाएं, और आपके जीवन में फल का भंडार मिल जाएगा। जो शुभता शुभ फल होगा, यदि हम शुभ फल से चौघड़िया ज्योतिष को लेकर चलते हैं तो हमारे पास जो शुभता की स्थिति होगी, शुभ कार्यों को, शुभ फल का, उसका हमारे पास एक तरह का खजाना होगा जिससे हम फायदा कर सकते हैं, भंडार हो जाएगा जिसका हम फायदा उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा चौघड़िया ज्योतिष पर आपकी छोटी सी प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति है अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। अंक ज्योतिष में हम एकल अंक प्रयोग करते हैं 1 से 9 तक, शून्य को प्रयोग नहीं करते। मध्यम अंक 5 अंक होता है जिसे मिडिल फिंगर भी कहते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी दिन हुआ है तो यह 3 तारीख जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंक ज्योतिष अंकों पर ही काम करता है, जन्म तिथि के इर्द गिर्द घूमता है। अंक ज्योतिष में शून्य को नहीं लिया जाता क्योंकि यह अनिश्चितता को दर्शाता है, और यह 1 से 9 अंक के बीच में 5 अंक ऐसे होता है जो मध्य का है, जो संतुलित करता है। साथ ही साथ हर पांच हर ग्रह किसी न किसी, हर संख्या अंक किसी न किसी ग्रह से संबद्ध है, क्योंकि इनका स्वामित्व ग्रहों को मिला हुआ है। तो जैसे 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, छठा शुक्र, 7वां केतु, 8वां शनि, 9वां मंगल। और अंकों की दुनिया में, अंकों के राज में, 1 को राजा बोला जाता है, 2 को रानी, 3 को गुरु, चौथे को शरारती तत्व, 5वां को राजकुमार, छठा को मंत्री, 7वां को धर्मगुरु, 8वां को अधीनस्थ, मंगल को सेनापति, 9वां को सेनापति या डॉक्टर। तो ये रहे हमारे छोटी से जानकारी अंकों के दुनिया का। अंक हमारे जन्म तिथि में जब भी एक अंक से ज्यादा अंक आते हैं या कहीं भी, तो हम उसको जोड़कर एकल अंक बना लेते हैं और तब आकलन करते हैं। जन्म तिथि हमारे पास जो होते हैं उसमें जन्म तिथि, तिथि, माह, वर्ष हुआ करता है, और उससे हम निकालते हैं मूलांक जिसे ड्राइवर कहा जाता है, कंडक्टर जिसे कंडक्टर का भाग्यांक जिसे कंडक्टर भी कहा जाता है, और एंजल नंबर जिसे कुआं नंबर भी कहा जाता है। ये 3 हम अंक प्राप्त करते हैं। ये स्टैटिक रहते, ये कभी बदलते नहीं। एक तो हम बदल सकते हैं किसको, तो अपने नाम को, जो कि खतरनाक हुआ करते हैं कभी कभी। नाम के अनुरूप हमारा नाम जो है हमारे मूलांक भाग्यांक से तालमेल नहीं खाता है, उसका दुश्मन बैठता है, तो हमारे साथ परेशानियां। तो नंबर हमारे महत्व अंकों में, जीवन में अंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नाम का अंकीय मूल्य निकालने के लिए नाम को, के अक्षरों को
हम उससे बदल देंगे, उनके अंकीय मूल्य से बदल देंगे अक्षरों, और फिर उसका योग कर हम उसे अंकों में जोड़कर एकल अंक बनाकर फिर हम उसका उपयोग कर, और यह एकल अंक जो आता है, यदि वह ड्राइवर और कंडक्टर से मिसमैच्ड है फिर परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए जब भी हम नामकरण करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि नाम हमारा कहीं भी जो हमारा मूलांक भाग्यांक है उससे टकरा तो नहीं रहा, उसे दुश्मनी तो नहीं है, यदि है तो चेत जाए, समस्याएं आएंगी। और इस प्रकार हम आपको अब ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। विस्तार से हमने अंग्रेजी में जो वीडियो नया आरंभ किया है उसमें कुछ विस्तार से है, आप जरूर देखिए, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और आपके लिए समय का अभाव होता है। तो आज का दिनांक 18 जुलाई 2025, मूलांक 9, भाग्यांक 7, और 9-7 का संबंध अच्छा नहीं होता। इसलिए हम इस जो ऐसे जातक को जिनका जन्म आज हुआ हो वैसे जातक का नाम ऐसा रखेंगे जो कि मूलांक और भाग्यांक दोनों से तालमेल है। और हम इसे देखते हैं कि 7 आज जो भाग्यांक है उसका विभिन्न मूलांक वालों व्यक्तियों से आज कैसा संबंध रहेगा। तो जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि 3 अंक वाले से 7 का संबंध अच्छा नहीं होता, मित्र शत्रुता का रहता है। 7 अंक से तटस्थता का संबंध रहता है, और तटस्थता का संबंध रहते हुए भी परिणाम मात्र 10% है। इसलिए ये कहा जा सकता है 7 का संबंध अच्छे नहीं होते। 8 ठीक है, 7 का 9 के साथ संबंध अति शत्रुता का है। इसलिए ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी माह का 3-12-21-30 को हुआ है, 7-16-25 को हुआ है, 9-18-27 को हुआ, वे थोड़ा सावधान रहें, हो सकता है परेशानी आपके लिए थोड़ी बढ़े। 7 वैसे 1 और 2 से भी तटस्थ रहते हैं, लेकिन वहां पर ये कुछ परिणाम दे रहे हैं, इसलिए हम इसको मान कर चलते हैं कि एक साथ का संबंध तटस्थ रहते हुए भी सही रहने की संभावना है। 7-1 का संबंध 8 बनता है, इसलिए कभी कभी परेशानी हुआ करती है। लेकिन मूलांक 7 वाले का संबंध मंगल से यानी 9 नंबर से तो अति शत्रुता का रहता है। 1-10-19-28 तारीख को जन्मे जातक तटस्थ संबंध है इनका एक वाल मूलांक वाले केतु देव से, इसलिए वे उनके लिए दिन शुभ के संकेत है, सामान्य शुभता के। 2-11-20-29 की वही स्थिति है, सामान्य शुभता की स्थिति है। 4-13-22-31 तारीख को जन्मे जातक का दिन आज उत्तम होने की संभावना। 5 मूलांक वाले मित्र हैं, अच्छे तटस्थ संबंध है, 3 स्टार मिल रहे इसलिए अच्छा संबंध होने की संभावना है। 6-15-24 मूलांक वाले अच्छे संबंध है। वहीं 7 मूलांक वाले को डिसअपॉइंटमेंट आदि दिख रहा है, कुछ 10% ही परिणाम है का, तो 1% स्टार मिल रहा है। 8-17-26 जिनका जन्म तिथि है उनका शनिदेव स्वामी बनते हैं, मित्रता का संबंध है, बहुत अच्छा है। 9-18-27 तारीख को जन्मे जातक को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 2% ही सब 2 स्टार मिल रहे हैं, लेकिन अति शत्रुता है, इसलिए अच्छे संबंध नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को ही विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आपको YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई। साथ ही साथ यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के साथ में, ताकि वे चैनल का अनुसरण करके
अपने जीवन को अधिक समृद्धशाली और सफल बना सके। नवतारा चक्र पद्धति को पहचान कर जीवन में आने वाली समस्याओं से और शुभ स्थितियों से अवगत हों। जीवन में मिलने वाले लोगों से कहाँ सावधानी रखनी है, कहाँ मित्रता रखनी है, यह भी पता चल सके। इसके लिए नवतारा चक्र पद्धति बहुत सटीक है। चौघड़िया मुहूर्त दैनिक कार्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और अंत में अंक ज्योतिष आपके लिए अपनाना बहुत आसान है। तो इसमें जहां भी दृक पंचांग से डेटा लेना था, दृक पंचांग से लिए, छवि गूगल से लिए, और कुछ जो हमें हमने इनपुट दिया वह विभिन्न ग्रंथों और पत्रिकाओं में जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार। तो इसी सब के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय शुक्रदेव, जय लक्ष्मी।